पुनः एक बार फाजिलनगर में मौजूद हैं और ये विधानसभा 332 है। और एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं इस धरती पे, क्योंकि यहीं से कल जब हमने इंटरव्यू दिखाया था, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था आपको और आपको यहाँ की भव्यता के बारे में बताया था। अलग अलग पार्टी के दावेदार, सपा, भाजपा, कांग्रेस, जिनके तमाम उम्मीदवार आपके बीच बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप वोट की अपील करने आ रहे हैं। तमाम दावे और तमाम वादे के बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। बावजूद आपका क्षेत्र आखिर चकाचौंध में क्यों नहीं आ पाता है, बावजूद इसके कि आपका क्षेत्र विकास की गति की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ता है, ये जानने के लिए एक बार पुनः फाजिलनगर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के दावेदार बताएंगे, अलग अलग पार्टियों की जो नीतियाँ हैं वो आपके सामने रखना है। तमाम दावेदार, तमाम उम्मीदवार, भाजपा के तमाम कैंडिडेटों का हमने विचारधारा आपके बीच रखा है, कांग्रेस के तमाम विचारधाराओं को रखा है, सपा के जो भी कैंडिडेट मिले हैं, जो भी संभावित दावेदार रहे हैं, हर एक संभावित दावेदारों से मिलके उनके विचारधाराओं को, उनके मैनिफेस्टो को, आने वाले इस विधानसभा चुनाव में आखिर कौन बनेगा विधायक फाजिलनगर का और किसके सर सदेगा ताज, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूरे फाजिलनगर की ओर से है। लेकिन फिलहाल यहाँ मौजूद है औरंगजेब खान और करना है उनसे बातचीत, संवाद स्थापित करना है उनसे और बात करना इस पे भी कि फिलहाल जो हमने कल दिखाया था जो इंटरव्यू गंगा सिंह कुशवाहा का जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया था हमने, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है ये बताएंगे नेता प्रतिपक्ष औरंगजेब खान। इसी चुनावी सरगर्मी में आज हम मौजूद हैं विधानसभा 332 फाजिलनगर में। ठंड का मौसम है, रात के 8 बज चुके हैं और हमें एक प्रत्याशी मिल गए जो भावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, औरंगजेब खान, पेशे से अधिवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या रहेंगे उनके मुद्दे, क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का मुद्दा और क्या उनके मुद्दे जो जनता के इरादों पे खरा उतरेंगे। पहले तो स्वागत है औरंगजेब खान जी आपका। सबसे पहले धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस गौतम बुद्ध और महावीर की धरती पे आप सबका जो है वंदना करना चाहता हूँ और जितने भी क्षेत्रवासी हों उसको शुभ रात्रि और नमस्कार करना चाहता हूँ। 32 साल प्रदेश बेहाल, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई 32 साल तो वाकई में प्रदेश भी बेहाल रहा है। आप किसी गांव में अगर आप जाएं, आप फाजिलनगर में उठा के देख लें, अगर किसी रोड पे आप खड़े हो जाएं और वो पता करें कि वो रोड किसने बनवाया है, तो आपको कोई नहीं बताएगा वो समाजवादी या बसपा या बीजेपी ने बनवाई है। अगर वो पता चलेगा तो पता चलेगा कि वो रोड किसी ने बनवाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई है। अगर आप किसी गाँव में चले जाएँ, छोटे से गाँव में, और वहाँ पर जाएँ और जा कहें कि स्कूल किसने बनवाया है, तो लोग कहेंगे कि ये स्कूल जो है, सोचने के बाद से एक छोटा सा मासूम बच्चा होगा तो वो भी कहेगा कि मैं अपने जन्म जब होश संभाला उस समय मैं देखा था कि स्कूल था। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। बात आप सपा की करते हैं और एक समय तो आप लोगों का नारा था कि यूपी को ये साथ पसंद है, अखिलेश यादव के साथ आपने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तो अब वही सपा आपके लिए बुरी हो गई क्या? देखिए, हम सपा की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, या बसपा की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ भी बात एक आइडियोलॉजी की, एक सोच की बात है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सोच और बाकी पार्टियों की सोच एकदम अलग है। कांग्रेस पार्टी जो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके विकास करने में विश्वास करती है, लेकिन बाकी पार्टी कोई मुस्लिम यादव की बात करता है, कोई मुस्लिम दलित की बात करता है और कोई जो है हिंदू और मुस्लिम की बात करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीयों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी करती है कोई नागरिक की बात करती है और संविधान की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी, आप कहीं भी अगर चले जाओ विकास की अगर बात देखते हो, फाजिलनगर में उठा नहीं तो क्या हुआ कि सपा जो आपको इस समय कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आपकी मिली थी तभी तो आपने गठबंधन किया था अखिलेश यादव से। देखिए, अगर गठबंधन जो है, गठबंधन हो जाने से जो है उस समय ठीक है, हमने गठबंधन किया, हमने सोच के किया कि साथ में हम रहेंगे, हम कुछ विकास को एक नया धारा पे लेके जाएंगे, विकास के एक नई मोड़ पे लेके जाएंगे। लेकिन उस समय जो है जनता का कुछ और मूड था, लेकिन उस समय हम नहीं आ सके। लेकिन अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी अगर किसी के साथ गठबंधन की तो वह इसलिए की कि वो समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, और समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं तो वो देश की विकास, प्रदेश की विकास करेंगे। लेकिन हम आ ही नहीं पाए तो फिर हम अपना विकास क्या दिखाएंगे, हम अपना कार्य क्या की बात करें तो ये कृषि बहुल्य क्षेत्र है। आलू की फसल, यहाँ आसमानपुर ये इलाका आलू की फसल के बहुत मात्रा में होता था। कोल्ड स्टोरेज जो है अभी तक बंद पड़ा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, यहाँ पे कई विधायक, कुछ विधायक ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो 6 बार जीते, कोई विधायक 2 बार जीता। अभी का विधायक जो है, जो समझिए तो वो हैंडीकैप्ड ही उनको हम बोलेंगे उनको बुरा लगे, इसलिए कि वो जो हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते हैं, क्षेत्र में किसी से मिलने नहीं जाते हैं। तो ये कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बंद है,
बाकी आलू की खेती यहाँ पे सब बंद है। उसके बाद भी वो आज तक उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। अगर ये कोल्ड स्टोरेज किसी ने बनवाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई है। यहाँ पे इसको कृषि प्रधान अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने की है। लेकिन बाकी जितने भी सरकार हैं, जितने भी विधायक यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और उसमें हमें कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो हम सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज को ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप नहर को देख लो, नहर की क्या हालत है। नहर का भी अगर बात करो कृषि का, तो नहर का अगर खुदाई हुआ, नहर जो बनाया गया तो वो कांग्रेस के ही हुकूमत में बनाया गया। यानी कांग्रेस पार्टी कृषि पे और फार्मरों पे या कृषि प्रधान पे विश्वास करती है, इसीलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया और इसीलिए उन्होंने नहर की भी यहाँ खुदवाई। कि आपके ही नेता जब आपका घर, आपकी पोस्टर गर्ल जो थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जब वो पोस्टर गर्ल ही आपकी बीजेपी में चली गई तो आपका तो पोस्टर ही खाली हो गया। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि पोस्टर गर्ल किसी को बनाने के लिए ये सेलेक्ट नहीं किया जाता है कि ये पोस्टर बन के पे ये आएंगे चाहे ये आएंगे, आपको भी लिया जा सकता है। आपके बड़े नेता के इमरान मसूद हैं, बड़े नेता, पश्चिम के मजबूत नेता कहे जाते थे, वो भी आज आपका हाथ छोड़ के समाजवादी का हाथ पकड़ लिए। क्या कहें? ऐसा है कि कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा उसके ऊपर होता है। लेकिन आज इमरान साहब को देखो, वो समाजवादी की तरफ गए हैं, जिसकी अपने आप में वो नौका डूब रही है उसकी, और वहाँ पे गए, वहाँ पे भी उनको पार्टी ने उनको जगह नहीं दी। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस सोच के हैं, कितना मतलब फरोश हैं। आपकी एक विधायक अदिति सिंह रायबरेली से, वो भी आज कांग्रेस छोड़ चुकी, तो आपका तो कुनबा घटता ही जा रहा है, तो कहाँ से आप सरकार बनाए? मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप किसी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। हमको लगता है कि बीजेपी सब जरूर मिले हुए हैं। नहीं, आप ऐसे ही है ना कि सवाल उठाने पे अगर हम आपके विपक्ष में सवाल उठाए तो हम बीजेपी के एजेंट हो जाए। अगर आप नहीं हैं तो आप मेरे सवालों को कंप्लीट होने दें। आपका तो कुनबा ही बिखर रहा है, आपका कुनबा ही बिखर रहा है, तो आप कैसे सरकार? आप जो अंजना ओम कश्यप जैसे, आप जो है बाकी अमीश देवगन जैसे, आप नहीं, हम आपकी बात करें, आप आपकी बात करें तो हम सही हैं, और बाकी बात करें आपके विपक्ष में लियाकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आपकी आप नहीं, आपका जब कुनबा ही बिखर रहा है, कुनबा ही बिखर रहा है, और एक और नाम आ गया, कुनबा ही बिखर रहा है। आपके बड़े पूर्वांचल के बड़े नेता श्री आरपीएन सिंह जी, उनका भी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो आपका तो कुनबा ही बिखर रहा है। आप ये बताइए कि बात आपको किसने कहा? अटकलें चल रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। बताओ सोशल मीडिया में इसका क्या आधार है? अभी कोई आपको डाल दे कि ये जो है, सर सब कुछ तो अब डिजिटल ही हो गया, अब तो डिजिटल प्रचार भी करना है, तो हम सोशल मीडिया के कुछ मान्यता है कि नहीं आप लोगों ने? अभी मैं डाल देता हूँ कि ये पत्रकार साहब जो है मोदी जी के पीए हैं। अभी मैं डाल देता हूँ ये योगी जी के पीए हैं, तो क्या आप मान लोगे उस बात को? मैं ये कहता हूँ कि माननीय आरपीएन सिंह जी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो कांग्रेस में कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम सब उनके वर्कर हैं और हम सब उनके साथ हैं। सुनने में एक और आया है कि ये पूर्वांचल की जो कांग्रेस की राजनीति है, 2 धड़ों में बटी है। ये आपको भी शायद अंदाजा होगा, और मैं खुल के नहीं कहना चाहता, आप समझ रहे होंगे कि 2 धड़ों में बट रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह दोनों दिग्गजों के बीच की लड़ाई में आम कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहा है? मुझे लगता है कि मीडिया का यह बनावट है, वो बीजेपी को, अगर बीजेपी एक्चुअली वो कमज़ोर होती जा रही है, समाजवादी की भी हालत वैसे ही है, बसपा तो कहीं है ही नहीं है, कांग्रेस का उत्थान हो रहा है, कांग्रेस की तरफ लोगों का विश्वास जग रहा है, तो मीडिया इस तरह दिखाना चाहती है और पब्लिक को भटकाना चाहती है कि कांग्रेस की तरफ हो। लेकिन आप सोच लो कि पब्लिक कल भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी कांग्रेस के साथ है, और 10 मार्च को आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाजीनगर में है, बिजली पे राजनीति करते गए, यहाँ तमाम नेता लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं या भोग चुके हैं, लेकिन विद्युत व्यवस्था, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, 2 साल से घूम रहे हैं, कहाँ तक आपने विद्युत व्यवस्था को क्या नंबर देंगे, आप कहाँ तक उसको सही मानते हैं? विद्युत व्यवस्था का अगर बात करें तो माननीय आरपीएन सिंह जी ने 232 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत, उसी का कार्य नहीं हो पाया यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कहूँगा, जो क्रियान्वयन हुआ है और यहाँ के विधायक जी ने जो किया है, मैं उसको 0 मानूंगा, 0। हाँ, विधायक की बात आ गई तो तमकुही राज में आपके प्रदेश अध्यक्ष जी विधायक हैं, कितना काम उन्होंने कराया आप देखे होंगे। तमकुही राज से तरिया की जो रोड है, गड्ढा युक्त हुआ करती थी, कौन सा कारण? सबसे बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि आपके बगल में लल्लू जी जैसा कोई विधायक है, लल्लू जी जैसा कोई नेता है, कोई यशस्वी है,
कि इस एरिया का नाम जो है, आप जाओगे केरल में भी, आप दुबई में भी जाओगे और बोलोगे कि अजय, नहीं वो काम क्यों नहीं करा पाए, सही से काम क्यों नहीं? आप बोलोगे अजय लल्लू तो लोग कहेंगे कुशीनगर, आप बोलोगे कुशीनगर तो लोग कहेंगे अजय लल्लू। तो आपको तो इसमें खुशी मनानी चाहिए। अब बात हम झुनझुने पे क्यों? आप ये बताइए कि आपके ये फाजिल नगर में आपके वर्तमान जो विधायक हैं, इन्होंने क्या कार्य कराया? जब इनके विधायक हैं, योगी के विधायक जो कार्य नहीं करा पा रहे हैं, और तो फिर हमारे विधायक कैसे कार्य? हमारे विधायक ने तो बहुत कार्य किया। आप जाके देखो तमकोई रोड का रोड देखो, आप जाके देखो कई सारी वहाँ परियोजनाएं आई, आप जाके देखो वहाँ विद्युत का जो वहाँ पे जो है पूरा लेके उन्होंने आए। तो उन्होंने बंधा पे आप जाके देखो, वो फ्लड एरिया है, उसके बाद से भी देखो कई सालों से वहाँ फ्लड नहीं आ रहा है, तो वो अजय लल्लू का ही देन है। और वो जो जनता के बीच में जो उनके लिए प्यार है, जो प्रेम है, जनता उनके साथ जो अपनापन जो है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी के साथ है। अच्छा सर, अगर वो काम नहीं करते तो जनता उनके साथ अपनापन क्यों करती? ये कार्य किसका है? ये कार्य है राज्य सरकार का। ये राज्य सरकार जो अपने विधायक को फंड दे और वो फंड उसके बाद से वो कार्य नहीं करे, तब उस पर कहा जाए। आप देखो इसके पहले कोई कार्य नहीं हो रहा था, पूरे गड्ढे गड्ढे था, अभी भी गड्ढा है, और 3 महीना से वो कार्य होने लगा। इससे साफ जाहिर क्या होता है कि ये सरकार निरंकुश सरकार, ये सरकार कभी कोई ना विकास चाहते ना कुछ चाहते। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इसको पता है कि हम फिरका परस्ती से, हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से, लूट खसोट से फिर सरकार में आ जाएंगे, तो हम काम क्यों कराएं? बस। अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कोरोना की पहली लहर, दूसरी, अब तीसरी चल रही है, और फाजिलनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पर एक वादा हुआ था हम माननीय लोगों का, वो आज तक नहीं पूरा हो पाया है, उस पर आप क्या कहें? भैया, जब यहाँ पे पूरे इंडिया में इतने सारे लोग मरे और हमारे पीएम साहब ट्रंप के साथ जो है मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद भी दूसरी लहर आए, उसमें भी जो है सोए हुए थे। आपके योगी जी को आप उठा के देख लो कि कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। अब प्रयागराज में हज़ारों लोग जो उनको दफना दिए गए, उनका जो है जलाया नहीं गया। तो आप सोच सकते हो कितना निर्दयी सरकार है। और उसके बाद में उनके कपड़े को भी खींच लिया गया। आप नदियों में, तालाबों में लोगों का लाश मिला, तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो? अब तक जो है हर स्कूल में जो है आपका कम से कम 2 बेड लग जाना चाहिए, हर स्कूल में 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर रख देना चाहिए। आपका फाजिलनगर, दुधई, सब एरिया में आपका कम से कम 10 से 15 बेड का कोविड अस्पताल होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया अभी विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि फंड को मैं रिटर्न कर दिया। भैया, आपके पास अगर योजना नहीं है, आप इतना कौशल आपके पास नहीं है, तो फिर आप विधायक क्यों हो? आप किसी और को बोल देते, कोई विधायक बनता। आप क्यों विधायक बने हो जब आपके पास कुछ क्रियान्वयन करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है? आप फंड को क्यों रिटर्न किए? इसके मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि लोग मरें और इनके लाशों पे हम पॉलिटिक्स करें। कि फाजिलनगर विधानसभा के सभी प्रत्याशियों में आप बेहतर कैसे हैं, और क्या आपका मेन मैनिफेस्टो रहेगा कि फाजिलनगर की जनता आपको चुने अगर मौका मिलता है तो? देखिए, यहाँ पे बेहतर कौन है कौन नहीं है, इस पे मेरे मुंह से सुनना, मुंह में अपने मुंह से मिट्टू बनना, ये ठीक नहीं है। जनता डिसाइड करेगी, और पार्टी अजय कुमार लल्लू जी, श्री आरपीएन सिंह जी, और माननीय हमारे प्रियंका गांधी जी, और हमारे प्रभारी यहाँ के जो है राजेश तिवारी जी डिसाइड करेंगे कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं। और रही बात, अगर मुझे मिलता है, तो अब देखो, आपका पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि पहला ऐसा कैंडिडेट है कि जो लड़ने से पहले, टिकट मिलने से पहले अपने मैनिफेस्टो जारी करता है और उसमें बताता है कि उसको क्या क्या कार्य करनी है। ये लोगों में चर्चाएं, आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग इसको देख रहे हैं और लोगों में उत्सुकता भी बनी है। देखिए, सबसे पहले आपको किसी क्षेत्र में क्या चाहिए? सबसे पहले शिक्षा चाहिए। शिक्षा का आप देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे चाहें तो हम मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गौतम बुद्ध या महावीर जो इनकी ये भूमि है, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज इनके नाम से होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, ITI का 2-3 जगह संस्था होना चाहिए। हर न्याय पंचायत में जो कम से कम कुटीर जो है उद्योग होनी चाहिए, जिससे महिलाओं के लिए कुछ हो सके। यहाँ पे लड़कियों के लिए महिला कॉलेज होना चाहिए। 10th क्लास तक यहाँ पे दुधई में, बनकटा में, यहाँ पे आपको गुरवलिया में, आप यहाँ पे भानपुर एरिया में, रहसू में, जौरा में, यहाँ पे मिडिल स्कूल होनी चाहिए। इस तरह के यहाँ पे शमशान जितना भी है, आप कहीं भी चले जाओ, शमशान यहाँ सुव्यवस्थित नहीं है। आप जब योगी जी जब आए थे तो उन्होंने सब लास्ट में पूर्वांचल के, आप तो मानते थे, आप सुन तो लो कि जब योगी जी जब आए थे, आखिरी इलेक्शन कब हुआ था? वो किस पे हुआ था? वो शमशान कब्रिस्तान। अरे तो आप लोग भी तो कह रहे थे कि राम है ही नहीं, तो आप कहाँ थे हिंदुत्व? भाई साहब, पहले आप तो सुन तो लो। अंजना ओम कश्यप आप बन रहे हो। नहीं, आप ये गलत बात है। आप पहले बात सुनो।
आप यहाँ पर शमशान की बात किए थे कब्रिस्तान का कि तो जो राम को ही नहीं मानते तो फिर शमशान की बात कहाँ? आप बात सुनो, शमशान की बात करते हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में शमशान नहीं है, और अगर है भी तो उसके एरिया को जो है लोग कैप्चर कर लिए हैं, जलाने के लिए नहीं है, यानी कि आखिरी क्रियान्वयन करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी राम को मानती है कि नहीं मानती? आप मुझे नहीं आप नहीं आप लेना चाहते हैं नहीं आप बताएं आपकी पार्टी राम को मानती है कि नहीं? जिसको आपने आपकी पार्टी ने काल्पनिक कहा उसको आप मानते हैं कि नहीं? तब हम शमशान की बात करेंगे। सुनो, शमशान की हमारी जितने भी है, हर न्याय पंचायत में मैंने रखा है कि फिर आप मेरे सवाल का जवाब होगा। फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा पहले प्रश्न को कंप्लीट होने दीजिए। नहीं आप मेरे आप नहीं आप जो है नहीं आप जो है आप शमशान की बात कर रहे हैं, तो आप राम को मानते हैं कि नहीं? जब राम की बात आएगी, शमशान से शुरुआत हम कर रहे हैं, तब राम जी पे भी आते हैं। राम जी हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे राम जी पुरुषोत्तम, उन पे भी हम आते हैं। आपको आप देखिए यहाँ पे शमशान, हर न्याय पंचायत में मैंने रखा है कि शमशान यहाँ बनाएंगे, और शमशान जो होगा उसको सुबह शमशान बनाएंगे, लेकिन राम को नहीं मानेंगे। देखिए राम की क्या बात है, राम जी हमारे क्या है, पुरुषोत्तम है। हम चाहते हैं कि राम जी के एक भव्य मंदिर बने, उसमें हम भी दान करें। भव्य मंदिर बने और पर कोर्ट में जाकर याचिका दायर करें कि ये काल्पनिक है। सुनिए, काल्पनिक की बात आप जब करते हैं तो बीजेपी के जो लीडर जो है बोलते हैं कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं था, अगर हम नहीं होते तो राम जी जो है वो समुद्र में पड़े होते, तो उस समय बीजेपी उनको बाहर की। उस समय सीता की जो है सीता जी पर क्वेश्चन करते हैं, उस समय उनको बीजेपी बाहर की। बात आती है यहाँ पे राम जी की जब बात आती है, तो आप बनारस में क्या हुआ, बनारस में जो वहाँ पे जितने मंदिर है वो शिव जी की जो है शिवालय को जो वहाँ पे उसको जो है कम से कम 286-300 के लगभग में तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। लंका अभी भी जो वहाँ पे जो, अरे तो लोग तो वहाँ विकास से खुश हैं। अरे विकास क्या बात करते हो, हमारे जो है मंदिर को, हमारे शिवालय को तोड़ दिया जाएगा, उसको कहोगे विकास है? आप वहाँ पे संडास वहाँ लगा दोगे, उसको कहोगे विकास है? आप हमारे जो रोजी रोजगार को खत्म कर दोगे, जो पंडा वहाँ पे फूल माला बेचते थे उनको आप उजाड़ दोगे, और उसके बाद उनको नज़रबंद कर दोगे कि भैया तुम बाहर आओगे तुमको गोली मार दिया जाएगा, उसको विकास कहते हो आप? विकास उसे कहते हैं जो संवैधानिक दायरे पर रह के आप विकास करें, संवैधानिक दायरे पर रह के आप लोगों की जो उत्थान की बात करें, और मंदिर का वहाँ पे आप करें। लेकिन आपको जो है मंदिर के साथ साथ जो वहाँ पे आसपास लोग हैं उसका भी ख्याल करें, मंदिर का निर्माण करें, लेकिन वहाँ पे जो शिवालय जो वहाँ पे जो बाकी है, वहाँ हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का वहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ति था, उसको तोड़ दिया। अच्छा आप लोग का एक स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और राजस्थान में अलवर में एक गूंगी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आज भी वो हॉस्पिटल में है। पर आपकी सरकार, प्रियंका गांधी जी वहाँ रणथंभौर के किले में जन्मदिन मना रही थी, लड़की का बलात्कार हुआ, लेकिन 24 घंटे बीत गए, प्रियंका गांधी जी मिलने नहीं गई। इस पे आप क्या कहें? आप ही बताओ, आप यहाँ पे उन्नाव का केस हुआ, आप यूपी में देखो उन्नाव का केस हुआ, आप हाथरस का कांड हुआ, तो आप केवल नहीं जाओगे? फिर आप नहीं जहाँ आपकी गजब नहीं आपकी जहाँ सरकार है वहाँ नहीं जाओगे, केवल बीजेपी शासित सरकारों में ही जाओगे? अगर वहाँ पे जो लड़का रेप किया चाहे कुछ भी किया, अगर उसको जो है कोई अरेस्ट ना किया हो, उसके ऊपर FIR ना किया गया हो, उसको जेल में नहीं डाला गया हो, उसको दंडित ना किया गया हो, तो आप हमको बोलें। यहाँ तो बात आती है इस बात की कि आप देखो कि रेप होता है और उसके बाद से उसको सज़ा नहीं दी जाती है, उसके घर वालों को टिकट दिया जाता है। यहाँ पर रेप होता है, उसके बाद से कोई मिलने जाता है, उसे मिलने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखो किसानों के ऊपर जो है आप ट्रैक्टर चला देते हैं, और उसके बाद से भी हम डिमांड करते हैं तो क्या ट्रैक्टर नहीं, उसके बाद से उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो आप किसकी बात करते हो? आप वहीं पे अमित शाह आते कहते हैं कि दूरबीन से भी देखो तो कोई आपको अपराधी नहीं देखेगा। अब बगल में टोनी वहाँ पे खड़ा था, तो आप किसकी बात करोगे? क्या आप कहोगे कि क्या वो अपराधी जो है अपराधी की बात करता है? अच्छा, आपके अभी बरेली के तौहीर रजा जी को आप जानते ही होंगे, उन्होंने आपकी पार्टी को समर्थन दिया है, और कुछ दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था कि अगर हमारे नौजवान जो है खुला छोड़ दें, तो एक विशेष धर्म के प्रति उन्होंने बोला था कि नौजवानों को खुला छोड़ दें तो उनका सफाया हो जाएगा। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग आपकी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन ले रही है, इस पर क्या? आप बताओ, मुझे अब समझ में आ गया बीजेपी का जो है पूरा जो है कार्यशैली भी आप चल रहे हो। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, तौकीर रजा ने आपको समर्थन दिया कि नहीं दिया, ये हमें बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भाई साहब सुनो, आप धर्म संसद जो हुआ,
आप धर्म संसद पे क्यों नहीं आवाज़ उठाया आपने? उस पर चर्चा की हमसे? क्यों नहीं चर्चा किया? धर्म संसद में एक समुदाय के ऊपर उनको कत्लेआम करने की बात की गई, उसके बाद से कितना प्रोटेस्ट हुआ तब अरे तो पार्टी, अरे तो उस पर पार्टी का, किसी पार्टी के लोग थोड़ी थे, वो तो धर्म संसद थी। और तौकीर रजा तो आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या तलवार के दम पे आप सरकार बनाएंगे? तौकीर रजा अभी पार्टी में आए हैं, लेकिन उस समय वो जो नेता थे वो नेता उस मंच पर बैठे हुए थे और वो नेता बैठ के ऐसी भाषण दे रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, उसके बाद अरेस्ट नहीं, उस पर आपने चर्चा की। और रही बात तौकीर रजा की, तो तौकीर रजा क्या बोले हैं उसको तो मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात हो तो मैं उसको गलत बोलता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी चलेगा सब आपस में मिल के संविधान के रास्ते पे चलेगा। एक हाथ में संविधान होगा तो दूसरा में गीता पुराण होगा, एक हाथ में संविधान होगा तो दूसरे हाथ में कुरान होगा। और बच्चे और जो युवा हैं वो हमेशा जो नई सोच के साथ चलेंगे, वो मंदिर मस्जिद के साथ नहीं। आप अपने धर्म को मानो, आपका संविधान देता अधिकार, लेकिन आप दूसरे के धर्म में इंटरफेयर ना करो। आप अपने समानता का अधिकार लेके चलो, छुआछूत ना करो, जातपात से दूर रखो। आप सोचो कि आप अपने बच्चे को अगर सिखाते हो कि रात में धर्म खेलते हो, दिन भर मंदिर मस्जिद खेलते हो और शाम को जाते हो अपने घर में, आपका बच्चा भी मोबाइल में देखेगा हमारे पिताजी जो है मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, धर्म खेल रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, उसके मन में भी क्या आएगा? वो भी वही बनेगा। तो क्या अपने जनरेशन को क्या देना चाहते हो? आप धर्म और जाति और विशेष देना चाहते हो कि अपने जो जनरेशन है उसको आप मंगल ग्रह पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए, यूरोप और अमेरिका बनने के लिए आप उनको दोगे, दर्शन दोगे? तो मेरा ये मानना है कि आप पत्रकार बंधु हो, आप इस समाज के और संविधान के चौथे पिलर हो, स्तंभ हो। आप इसको मजबूत करो, डेमोक्रेसी को, आप इस संविधान को मजबूत करो, जिससे दूसरी देश जो जिस तरह से हिंदुस्तान से सीख के डेमोक्रेसी को अपने यहाँ पनपा रहा, मजबूत हो रहा है, हम भी कल के जो है फिर से वो चाणक्य की, उस अशोका के जो है हम फिर से वो धरती बन सके। खान साहब कांग्रेसी नेता रंजीब खान से बात कर रहे थे, और कल इसी समय हमारी ये चुनावी चर्चा जो है, चुनावी सरगर्मी जो बढ़ रही है, इस ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास कराएंगे। और इसी समय कल फिर किसी और नेता, किसी और प्रत्याशी के साथ हमारी चुनावी वार्ता चलेगी।